अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने में अपना पूरा जी जान लगा दो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो सीरीज़ में। हम लोग लगातार कुछ दिनों से प्रैक्टिस सेट लगातार करते आ रहे हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम रेलवे एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। आप अपना सपोर्ट और प्यार हमारे साथ बनाए रखें। हम लोग एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने से पहले गौरव सर के स्टाइल में बोले तो खोपड़ी में छेद कर देंगे। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो का आंसर। आपसे हम क्या पूछे थे लास्ट वीडियो में? आपसे हम पूछे थे कि मिल्क से कर्ड बनना यानी दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो ये है आपका रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन आपका रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होने का मतलब क्या है, देख लीजिए। मान लीजिए आपका एक बार दूध से दही बन गया, तो दोबारा आप दही से क्या नहीं बना सकते हैं? दूध नहीं बना सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होना। तो आपका दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, चलिए अब आइए आज का क्वेश्चन पे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। क्या है पहला क्वेश्चन? देखिए, पानी के सतह पर तैरना न्यूटन के गति के किस नियम का व्याख्या करता है? ऑप्शन है पहला गति का नियम, दूसरा गति का नियम, तीसरा गति का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, तीसरा गति का नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार, जो कि क्या बताता है? क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताता है कि जितना फोर्स आप लगाओगे ना, वस्तु भी उतना ही प्रतिक्रिया आपके प्रति देगी। जैसे यहाँ पे देखिए, एक्शन रिएक्शन फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एक्शन फोर्स अगर इधर लग रहा है तो रिएक्शन फोर्स इधर साइड में लग रहा है। अब एक्शन रिएक्शन फोर्स है क्या? आप यहाँ पे देखो, मान लो कि आप तैर रहे हो पानी में, आप अपने हाथ से पानी को पीछे की ओर क्या करते हो? खींचते हो। आप आगे की ओर जाते हो। तो जो आपका पानी का पीछे की ओर खींचना है ना, यही आपका एक्शन। इसका रिएक्शन क्या है? आप आगे जाते हो। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, स्विमर पुशेस द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब जो तैराक है पानी को पीछे की ओर खींच रहा है, और इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? रिएक्शन क्या मिल रहा है? तो वाटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द स्विमर, यानी पानी जो है स्विमर पर उसको आगे की तरफ, तैराक को आगे की तरफ उस पर बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। अगला एग्जांपल देखिए, ये आपका नाव खेदक है, नाव को खेदने वाला है। देखिए, फोर्स लगा रहा है पानी पे या फिर बालू पे बोल सकते हैं। इसको रिएक्शन क्या मिल रहा है? रिएक्शन, नाव आगे जा रहा है। अगला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप नाव में बैठे हैं। जब भी नाव किनारे पे आती है ना, तो आप क्या करते हैं? जल्दी से कूद जाते हैं अर्थ के सरफेस पे। तो आप कूदना क्या है? आपका कूदना है एक्शन, और उसका रिएक्शन क्या होता है? जब भी आप कूद जाते हैं ना, तो नाव पीछे की ओर भागती है। यही आपका रिएक्शन है। आप वायुयान जेट देखे होंगे, जो कि पीछे में धुआं छोड़ते हैं। ये धुआं छोड़ना क्या है? धुआं छोड़ना आपका एक्शन है, और इसका रिएक्शन मिलेगा, जो जेट है ये आगे की ओर बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? जो धुआं छोड़ता है ना, ये धुआं जो है वायुयान यानी जेट पे एक आगे की तरफ एक थ्रस्ट जनरेट करता है, और थ्रस्ट को हम बोलते हैं बल पैदा करता है। यही बल इस रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने में मदद करता है। यहाँ पे आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका पहले जवाब दीजिए। ये जो एक्शन फोर्स है और रिएक्शन फोर्स है, क्या सेम वस्तु पे लगते हैं या फिर अलग अलग वस्तु पे लगते हैं? इसका जवाब कौन देगा? अभी आप दोगे या फिर कमेंट बॉक्स में दोगे? मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मुझे भी आइडिया मिल सके किस लेवल से पढ़ाना है अपने सब्सक्राइबर को। बाकी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे जैसे हम क्वेश्चन कराते जाएंगे, आपको इसका कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर कराते चलेंगे। अभी के लिए आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जितना जानकारी है उसको फिर से बैक करके देखिएगा, आपको सभी चीज़ समझ में आ जाएंगे। आप क्वेश्चन को एट द टाइम देखते समझते चलिए। चलिए हम आगे चलते हैं। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको जोड़िए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है तभी जुड़िए। चलिए हम आगे चलते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट क्या है? परमाणु के नाभिक में निम्न में से कण होते हैं, यानी जो आपका एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें कौन से पार्टिकल होते हैं उसके बारे में बताना है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन तथा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन आपके परमाणु के नाभिक में होते हैं। मान लीजिए ये परमाणु का आपका नाभिक है, हम फिर से फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका परमाणु का नाभिक है और इसके बाहरी कक्षाएं हैं, बाहरी ऑर्बिट है। तो आपको हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि न्यूक्लियस में कौन कौन सा एलिमेंट होते हैं, आपको हम क्वेश्चन भी दिए थे। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। आपको हम बताए थे कि न्यूक्लियस है, ये नाभिक है परमाणु का। तो न्यूक्लियस में यानी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसका बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। आपको हम वहाँ ये भी बताए थे कि प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या दोनों बराबर होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन का संख्या वेरी करते रहता है। न्यूट्रॉन का संख्या वेरी करते रहता है, इसीलिए मास नंबर, किसी भी एटम का मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होता है। यहाँ पर अगर आपसे हम पूछ दें कि मान लीजिए कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, उसका प्रोटॉन का संख्या 8 दिया हुआ है। अगर आपसे हम पूछ ले उस एटम का, उस एलिमेंट का परमाणु संख्या कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे उसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 8 ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितना अवेलेबल होते हैं ना, जितना उपस्थित होते हैं, उसी को हम एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या कितना है, 8 है, उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या भी होगा। इसी क्वेश्चन में मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का संख्या दिया हुआ है 17। अब आपको परमाणु क्रमांक बताना है कितना होगा। जब इलेक्ट्रॉन का संख्या 17 है तो उसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर भी 17 होगा। एटॉमिक नंबर भी 17 होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और उसके बाहर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन दोनों का संख्या बराबर होता है। और इसी का संख्या को यानी प्रोटॉन का संख्या को और इलेक्ट्रॉन का संख्या को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। मतलब क्या बोल रहा है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अविलंब मतलब नॉर्मल से दूर भागती है। आपको ऑप्शन देखना है, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है विरल माध्यम से सघन माध्यम, यानी आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। ऑप्शन नंबर बी है घन माध्यम से विरल माध्यम, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। ऑप्शन नंबर सी है विरल माध्यम से विरल माध्यम, यानी रेयर से रेयर। ऑप्शन नंबर डी है सघन माध्यम से सघन माध्यम, यानी डेंसर टू डेंसर। ऑप्शन नंबर बी सघन माध्यम से जब लाइट विरल माध्यम में प्रवेश करती है ना तो अविलंब से दूर भागती है, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने पर अविलंब से नॉर्मल से दूर भागती है। उसके लिए आपको एक फिगर दिखाते हैं। देख लीजिए फिगर में माध्यम 1 और माध्यम 2। जो माध्यम 1 है इसको हम ले लेते हैं विरल माध्यम, और विरल माध्यम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम बोलते हैं। जो माध्यम 2 है इसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम सघन माध्यम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जब भी लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, देखिए जो लाइट है ना XY जो आपका रे है, इसके ऊपर विरल है, इसके नीचे सघन है। तो जब भी लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है ना तो आपका अविलंब की ओर नॉर्मल की ओर झुक जाती है। देखिए इस लाइट को जाना चाहिए था कुछ इस तरह से, लेकिन आपका नॉर्मल की तरह झुक जा रही है, अविलंब की ओर झुक जा रही है। अगर यहीं पे लाइट सघन माध्यम से कुछ इस तरह से विरल माध्यम में जाती है ना तो यहाँ पे आपको नॉर्मल से दूर भागेगी। ये लाइट कुछ इस तरह से भागेगी, नॉर्मल से दूर। बस यही दो कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा के रख दिए ना तो आपका लाइट के रिफ्रैक्शन से, मैं प्रकाश का अपवर्तन से एक भी सवाल गलत नहीं होगा। बस यहाँ पे दो ही चीज़ है, विरल से सघन में जाना और सघन से विरल में जाना, और कब क्या होता है बस वही इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट में बता देते हैं फिर से। जब भी लाइट विरल माध्यम से, विरल यानी रेयर मीडियम से सघन माध्यम में आएगा यानी डेंसर मीडियम आएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन आपको क्या बताए थे
कि जब भी लाइट सघन मीडियम से विरल माध्यम की ओर जाएगी, सघन से विरल की ओर जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। बस दो ही कंसेप्ट है, दोनों को पकड़ लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, दाब बढ़ने से यानी प्रेशर बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक यानी किसी लिक्विड का बॉइलिंग निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन है घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पे यानी प्रेशर बढ़ाने पे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ जाता है। आप कुकर में देखे होंगे, कुकर में जब भी आप ढक्कन लगा देते हैं ना तो उसमें प्रेशर क्या होता है, प्रेशर यानी दबाव बढ़ जाता है। जब भी दबाव बढ़ जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ जाएगा। आप याद रखिएगा शॉर्टकट में कि प्रेशर यानी दबाव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जितना ज़्यादा आपका प्रेशर बढ़ेगा ना बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही बढ़ेगा। किस केस में, लिक्विड के केस में बता रहे हैं हम। मेरा कुकर में ढक्कन लगाने का मतलब ही है क्या है, प्रेशर बढ़ जाए और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। बॉइलिंग पॉइंट हम क्यों बढ़ाते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं, तो ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो आपका पानी है, वाटर है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। मान लीजिए पानी आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टार्टिंग में था, पानी आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबला या फिर गर्म हुआ, तो इस अवस्था में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने में पानी आपका अवस्था में परिवर्तन किया क्या पानी आपका जो लिक्विड था गैस में बदला क्या, नहीं बदला ना। एक बार आपका पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया तो पानी अब आपका क्या करेगा, उबलने लगेगा, पानी आपका अवस्था में चेंज होने लगेगा, मतलब पानी आपका गैस में बदलने लगेगा। तो आप एक चीज़ देखो, जब भी टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो रहा था 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा था, तो पानी के अवस्था में कोई चेंज नहीं हो रहा था। एक बार टेम्परेचर आपका फिक्स हो गया यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया तो पानी उबलना स्टार्ट कर गया, यानी आपका अवस्था में परिवर्तन उसका स्टार्ट हो गया। तो हम चाहते हैं कि पानी उबले नहीं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आते ही, इसका हम बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा सा हम 102 डिग्री सेंटीग्रेड पे 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि चावल आराम से अच्छा से पके। आप सुने होंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, जल्दी चावल नहीं पकता है। क्यों नहीं पकता है कि पानी आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही उबलने लगता है, और पानी जब उबलेगा तो क्या होगा, गैस में चेंज होगा, और गैस में चेंज होगा तो भाप बन के ऊपर उठ जाएगा, यानी कुकर से भाप बन के निकल जाएगा। जब कुकर से भाप बनकर पानी निकल जाएगा तो चावल क्या आपका अच्छा सा पकेगा, नहीं पकेगा ना। यही कारण है कि हम वाटर को चाहते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो नहीं उबले, थोड़ा सा ऊपर जाके उबले, इसीलिए उसका हम बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक को बढ़ा देते हैं, उसका प्रेशर बढ़ा करके। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है एक बार वीडियो फिर से पीछे करके देखिएगा, आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी द्रव में अशुद्धियां मिलाने पे यानी किसी लिक्विड में इम्प्योरिटीज मिलाने पे उस द्रव का क्वथनांक निम्न में से क्या होगा, यानी उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन है घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगा, ध्यान में रखना है। किसी भी लिक्विड में इम्प्योरिटीज डालने पे आप देखे होंगे कि जब भी आप अंडा उबालते हैं ना तो उसमें क्या करते हैं आप उसमें नमक डाल देते हैं। आप नमक क्यों डालते हैं, नमक इसलिए डालते हैं जो पानी आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने वाला था वो अब 102 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा, 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा और अंडा आपका अच्छे से उबल जाएगा। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ सीखा है लिक्विड के केस में। एक तो है प्रेशर बढ़ाने पे, लिक्विड में जब प्रेशर बढ़ाओगे तब क्या होगा, लिक्विड में जब आप इम्प्योरिटीज डालोगे यानी फिर अशुद्धि डालोगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पहुंचाएगा। तो दोनों ही केस में या आप दबाव बढ़ाओ या फिर प्रेशर बढ़ाओ या फिर इम्प्योरिटीज बढ़ाओ या फिर अशुद्धि डालो, दोनों में आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा।
दोनों को आपको छाप के रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब इसमें क्वेश्चन बच गया है मेरा मेल्टिंग पॉइंट पे, यानी गलनांक बिंदु पे, एक और होता है फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको हम बाद में बताएंगे। अभी के लिए आप बॉइलिंग पॉइंट का ध्यान में रखिए, क्वथनांक बिंदु का ध्यान में रखिए, ठीक है। लिक्विड के लिए आपको हम बता चुके हैं, सेम केस आप गैस में भी लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, गैस के लिए आपको हम बाद में बताएंगे आने वाले क्लासेस में। चलिए हम आगे चलते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और आज का लास्ट सवाल। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी जोड़िए साथ में, ठीक है। चलिए आज का सवाल लास्ट क्या है। पास आती हुई रेलगाड़ी किसी सीटी की आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है, ऐसा निम्न में से किस घटना के कारण होता है। ये आपका कोई ट्रेन है, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, जो ट्रेन सीटी मारती है तो इसका फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ता हुआ महसूस होता है। यही बताना है कि कौन सा इसमें इफेक्ट है, बर्नौली प्रमेय है, रमन प्रभाव है, डॉपलर प्रभाव है या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं। जब भी ट्रेन यहाँ से हॉर्न देती है तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, ये आपको बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। एक बार आपको ट्रेन पास कर गई, मान लीजिए ट्रेन यहाँ पे आ गई, तो इसके बाद जो इसका फ्रीक्वेंसी है ना, ये आपको घटता हुआ महसूस होगा। इसका एग्जाम्पल आपको हम एक मूवी से देते हैं। आपने देखा होगा यमला पगला दीवाना। उस मूवी यमला पगला दीवाना में देखे होंगे एक सीन था, बॉबी देओल भाई साहब और नेहा शर्मा दोनों सलमान खान का फोटो के लिए, जो कि चुलबुल पांडे वाला जो इंस्पेक्टर का रोल था, उसके लिए दोनों लड़ाई करती हैं। नेहा शर्मा इस मूवी में सलमान खान का बहुत बड़ा फैन रहती है। दोनों में सलमान खान के फोटो के लिए लड़ाई होता है। बॉबी देओल सलमान खान का फोटो को लेके आगे बढ़ते हैं। नेहा शर्मा के सामने से एक देखते होंगे कि एक साधु जी, महात्मा जी पास होती हैं, जो कि त्रिशूल लेके रहते हैं। अब नेहा शर्मा क्या करती है, इस त्रिशूल को बाबा जी से छीन लेती है और बॉबी देओल के पीछे दौड़ती है। बस यहाँ तक मूवी का कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ तक आपको दिमाग में थोड़ा सा बैठा कर रखिएगा। टोटल यहाँ तक आपको हम क्या क्या बताया है कि एक नेहा शर्मा थी, बॉबी देओल भाई साहब थे। नेहा शर्मा के पास क्या है, त्रिशूल है और ये गाली देती हुई, चिल्लाती हुई बॉबी देओल के पीछे दौड़ती है। तो जैसे जैसे नेहा शर्मा बॉबी देओल के पास आएगी ना, तो नेहा शर्मा का आवाज़, नेहा शर्मा का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और मान लीजिए एक बार नेहा शर्मा बॉबी देओल को पास करके आगे बढ़ गई ना, तो नेहा शर्मा का जो फ्रीक्वेंसी है, आवाज़ है, क्या है, घटता हुआ महसूस होगा। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। कभी फ्रीक्वेंसी घट रहा है, कभी फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। तो एग्जाम में पूछता है कि डॉपलर इफेक्ट में क्या चेंज होता है साउंड का, तो साउंड का आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, यानी आवृत्ति चेंज होता है। आप इस मूवी को छोड़िए, कोई भी मूवी आप देखिएगा ना, कुछ ऐसा कंडीशन पैदा होगा तो उस टाइम आप डॉपलर इफेक्ट का एग्जाम्पल जरूर दिमाग में लाइएगा कि जो ये एग्जाम्पल है डॉपलर इफेक्ट के लिए परफेक्ट है, ठीक है। चलिए आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टपका दीजिएगा। अपने दोस्त, अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल रात को हम 8 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।